हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का विज्ञान का जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम लोग सेट वाला कर रहे हैं उसी को और करेंगे। अभी हम लोग जो है एक सेट इसके अलावा भी करेंगे, कुल 10 सेट करेंगे हम लोग, जिसमें 200 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के किया जाएगा। और इसके अलावा भी मैंने जो है लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चन करा करके रखा हुआ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख करके अच्छी तरीके से करिएगा। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा सा इस तरीके से देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। अब देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखने लग गया होगा। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। यानी अगर कोई भी किरण यदि अगर बिना विचलन के अगर गुजर जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो बिना विचलन के चली जाए। तो इसके लिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बिना विचलन के लिए वो प्रकाशिक केंद्र से ही केवल जा सकती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान होगा। देखो वक्रता अवतल दर्पण है और वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। वक्रता केंद्र से अगर होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर अगर आपतित होगा तो परावर्तन कोण का जो मान आएगा वो हम लोग को 0 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्योंकि अगर वक्रता केंद्र से किरण जाती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, न कि विचलन होती है, इसलिए। अब देखिए तीसरा वाला प्रश्न लिखा कि एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। यह वस्तु की दूरी आंख से कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हो सकती है। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 25 से अनंत तक बीच की दूरी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है। देखिए जो हम लोग भाग कर रहे हैं ये भाग 1 है, जो कि फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसी को कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी परिपथ में लगने वाले विद्युत विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है परिपथ में धारा हो जाएगी। परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए। अब यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरीके से हल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर धारा की बात करें तो धारा बराबर हमारा क्या होता है? I बराबर हम लोग जानते हैं कि V के बटा में R होता है। I बराबर V के बटा में R होता है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि परिपथ को प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए। अब जरा यहाँ पर देखिए कि एक I डैश जो नया है हो जाएगा, ये V के बटा में 3R के बराबर हो जाएगा। और V के बटा में R क्या है हमारा? V के बटा में जो R हमारा है, यहाँ से देखो V के बटा में R की जगह पर क्या लिख देंगे? I, यानी 1 बटा में 3I, यानी पहले की अपेक्षा में कितना हो गया? 1/3 हो गया ना, यानी ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 1/3 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, 5वां वाला, लिखा है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का खपत होगा, तो 600 वाट घंटा हो जाएगा। इसका आंसर कितना? 600 वाट घंटा इसका आंसर आप लोगों का जो है आएगा। अगर आप लोग इसको हल करके लगाना चाहते तो हल करके भी लगा सकते हैं। तो ऊर्जा आप लोग को निकालनी पड़ेगी। कैसे ऊर्जा निकलेगी? तो यहां से ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लिख लोगे। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? W बराबर यहां से आप लोग का हो जाएगा कि V² के बटा में R या V² T के बटा में R, ये हो जाएगा। तो R1 ये W1 हो जाएगा। तो R1 देखो V और W1 का मान के V और W
R1 का मान कितना दिया हुआ है हमारे, R1 का मान क्वेश्चन में 100 और R2 का मान देखो 200 दिया हुआ है यहाँ पर, 200 ओम और 100 ओम, और ये जो इसका मान जो है वो 200 वोल्ट ही दोनों कंडीशन में रखा जाएगा। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 200 गुणे 200 के बटा में, और R1 का मान कितना है हमारा, R1 का मान हमारा जो है 100 है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 400 हो जाएगा। देखो यहाँ पर T का मान है 1 दिन तक 1 घंटा, तो यहाँ पर केवल घंटा ही रह जाएगा, इसका मात्रक भी घंटे में आ जाएगा। इसी तरीके से W2 निकालेंगे इसी फॉर्मूले पर, तो इसका मान भी V का मान यहाँ पर 200 गुणे 200 के बटा में हमारा यहाँ पर हो जाएगा 200, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया हमारा 200 आ गया। अब देखो 400 200 को जोड़ दो, कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 600 वाट आ जाएगा। तो वही बताया 600 वाट। अब छठा प्रश्न देखिए, करेंगे किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, संयुक्त संभव दर्पण एवं लेंस होगा। यानी संभव दर्पण एवं लेंस की कंडीशन क्या हो सकती है, यानी दोनों अवतल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों अवतल होंगे, दर्पण और लेंस दोनों, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा, 7वां वाला लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोध परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध में के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा। अब देखो पूरे परिपथ के अंदर धारा का मान क्या हो जाता है हमारा, समान होता है। तो धारा का मान समान होगा तो प्रतिरोध का मान हम लोग, और इसके अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है, और धारा का मान हमारा क्या होता है, समान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है हमारा, IR होता है V का मान। तो यहाँ से जो है हम लोग V का मान वही निकालेंगे IR करके। तो V का मान देखिए यहाँ से हम लोग जब करेंगे हल तो क्या निकलेगा, यानी 2 से इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी V IR होता है, तो I ये है और R ये, फिर IR फिर IR, यहाँ हो जाएगा 4, 8 और 12 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है 8वां प्रश्न क्या लिखा कि जिंक और H2SO4, यहाँ पर फिर लिखा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम, सोडियम कार्बोनेट ये प्रचलित नाम क्या है, ये धामन सोडा होता है। ये 99 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला, धामन सोडा है हमारा ये। अब 11वां वाला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि 10वां पहले देख लीजिए कि निम्नलिखित का में क्षार धातु है। क्षार धातु कौन है, इसमें सोडियम जो है ये क्षार धातु होती है। ये 10 का हमारा ए वाला सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न लिखा है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का समतुल्य कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक, यहाँ पर दिया है कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, और इसको मिलान करके लिखना है। हेलो एल्केन ये लिखा हुआ है, तो हेलो एल्केन में हमारा कौन आएगा, देखो ये वाला हेलोजन तत्व है ना, तो हेलो एल्केन में ये हो जाएगा, यानी पहले का बी, और फिर यहाँ पर पहले का हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर लिख लो। चलो पहले वाले का ए वाले का हमारा क्या है, बी है, या ए वाले का दूसरा नंबर, ठीक। फिर उसका क्या लिखा है, एल्कोहल, एल्कोहल किसमें है, दूसरे वाले में, यानी जो बी वाला हो जाएगा हमारा ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। कीटोन का CO होना चाहिए, तो CO देखो इस वाले में है, यानी जो C है इसके लिए हमारा जो मिलेगा वो चौथा वाला हो जाएगा। अब जो बचा है वो तो हो ही जाएगा। अब देखिए आंसर में कहीं ऐसा दिख रहा है कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो पहले का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन पहले का दूसरा और दूसरे का पहला इसमें है ना, और फिर तीसरे का चौथा इसी में, यानी इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 11 नंबर का ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न लिखा कि क्षार धातु में, तो ये देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये हमारी जो है ये क्षार धातु होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है
कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CN और H2N-2, यानी सी वाला ऑप्शन होता है हमारा सही इसके लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, खंड जो है वो खंड जो ग वाला हमारा है, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो रहा है यहाँ से, इसको बताना है। 14वां वाला देखिए प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से जो है इसका होता है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से होता है। 15वां देखिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए सामान्य रक्तदाब 120 के बटा में 80 होना चाहिए, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सिलेबस में से हटा दिया गया, तो इसको हम लोग जो है नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा जो अगला प्रश्न देखिए 17 वाला लिखा है कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करते हैं? 17 में झुर्रीदार लक्षण व्यक्त करते हैं, तो TTRR, देखो ये TT कैपिटल रहेगा, RR स्मॉल रहेगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा इसके लिए सही हो जाएगा। अब ये वाला देखिए कि द्वितीय विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, द्वितीय विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो अमीबा के अंदर होता है। किस में होता है? अमीबा में। 18वां का जो हमारा सही हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ऊपर से जो है अगला प्रश्न जो 19वां है, ये तो पहले से हमारे सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा इसको। और देखिए 20वां हम लोग पढ़ लेंगे कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पर उपस्थित होती है? ये अमाशय के अंदर उपस्थित होती है। कहाँ पर? अमाशय में, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे, ये था हमारा जो है इसका सेट नंबर 4 का क्वेश्चन हम लोगों ने 20 कर लिया। अब इसके अलावा और भी जो हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, एक सेट और करेंगे, उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में उसको भी हम लोग लेकर के आते हैं, उसके बाद हम लोग ये लॉन्ग पर काम करेंगे।